नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप बगरेडी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरआरबी ग्रुप बी प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस सेशन सीरीज में 18 अगस्त 2022 थर्ड शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एक पिता और उसकी पुत्री का वर्तमान आयु का योग 80 है। 8 वर्ष पहले पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। 8 वर्ष पहले उसके पिता की आयु पुत्री की आयु की 7 गुना थी। तो कह क्या रहा है, एक पिता और उसकी पुत्री का वर्तमान आयु का योग, अगर पिता की आयु x है और पुत्री का y है तो x प्लस वाई बराबर 80 दिया है। और 8 वर्ष पहले मतलब x माइनस 8 एंड y माइनस 8, पहले पिता की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। पिता की आयु क्या x थी, x माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा 7 गुणे y माइनस 8। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 8 बराबर में 7y माइनस 56, तो 7y माइनस x बराबर 48 आ जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से हम x और y के मान निकाल लेंगे। तो 7y माइनस एक्स बराबर 48 और y प्लस एक्स बराबर क्या दिया है 80 दिया है। ठीक, अब इसको हम कट करेंगे तो हमारा ये 8y बराबर हो जाएगा 128। तो y बराबर आ जाएगा 128 भागा में 8, तो 4 दूनी 8 और 4 ते 12, 4 दूनी 8, तो y बराबर 16 आ जाएगा, जो कि हमारी पुत्री की आयु है। ठीक, तो अब ये जो आया है ये 8 वर्तमान आयु आई हुई है। जैसे ये वर्तमान आयु थी हमारी, तो हमारी ये वर्तमान आयु आई हुई है। तो अगर हमें 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु चाहिए तो हमें 8 से इसमें जोड़ देंगे, तो y 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 16 प्लस 8 बराबर 24, जो कि हमारा ए आंसर सही है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0 की मूलों की प्रतिक्रिया क्या होगी। तो मूलों को प्रतिक्रिया ज्ञात करने की 3 कंडीशन होती हैं। सबसे नंबर 1, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो मूल जो होगा समान होगा और वास्तविक होगा। ठीक, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो मूल जो होगा असमान और वास्तविक। और तीसरी कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो इस कंडीशन में मूलों की प्रकृति क्या होगी, अवास्तविक या काल्पनिक कह सकते हैं। क्या, काल्पनिक। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, देखो एक एक्स स्क्वायर का जो गुणा है वो उसका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना है माइनस का 5 है, माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है एक दिया हुआ है और सी 7 है, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 7 चौक 28 माइनस 0। तो ये क्या है, ये 0 से छोटा है। ठीक, अगर 0 से छोटा है तो हमारी कंडीशन क्या है, 0 से छोटा होने पर हमारा कंडीशन क्या है, मूलों की प्रकृति जो होगी अवास्तविक काल्पनिक होगी। तो अवास्तविक जो कि हमारा ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि डी स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर बराबर 18 जहां d ग्रेटर देन 1/d, तो डी क्यूब माइनस 1/d क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो निकालना क्या है, डी क्यूब माइनस 1/d क्यूब निकालना। तो पहले हम d माइनस 1/d निकाल लेंगे, जो कि इससे निकलेगा। तो d माइनस 1/d का होल स्क्वायर बराबर d स्क्वायर प्लस में 1/d स्क्वायर माइनस 2ab माइनस d स्क्वायर गुणे 1/d स्क्वायर। तो ये d स्क्वायर d कट जाएगा। आप लोग ये वाला फार्मूला तो जानते होंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर
बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। हम इसी पे रखे हुए हैं इसको। तो ये क्या है, डी स्क्वायर प्लस अपन डी स्क्वायर का मान दिया हुआ है कितना 18, अब माइनस यहाँ 2 बराबर 16। तो डी माइनस 1/d क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर जो उधर जाएगा तो अंडररूट हो जाएगा 16 बराबर 4। तो d माइनस 1/d बराबर हमारा क्या आ गया 4 आ गया। तो अब हमें निकालना क्या, d क्यूब माइनस 1/d क्यूब। तो d माइनस 1/d बराबर 4 का हम होल क्यूब कर देंगे। तो जब क्यूब करेंगे ये दोनों साइड क्यूब हो जाएगा, तो आएगा क्या d क्यूब माइनस 1/d क्यूब माइनस 3 इंटू d इंटू 1/d ब्रेकर में d माइनस 1/d बराबर 4 का क्यूब बराबर 64। अब ये निकालना है। अब हम ये एक साइड रख लेते हैं, d क्यूब माइनस 1/d क्यूब बराबर में हो जाएगा। अब यहाँ देखो d से d कट जाएगा तो यहाँ क्या आएगा 3 इंटू d माइनस 1/d क्या 4 है, तो 4 से 12, ये 12 इधर लेके जाएंगे ना, तो ये माइनस है उधर जाएगा प्लस होगा, तो 64 प्लस 12 बराबर 76, जो कि हमारा सी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, तो हम सीधा जो ऊपर बोला हुआ उसी हिसाब से हम चिन्ह को बदल लेते हैं। जैसे माइनस के स्थान पे 13, माइनस के स्थान पे क्या दिया है, माइनस के स्थान पे प्लस 13 प्लस 17, अब प्लस के स्थान पे गुणा 17 गुणे 24, और भागे के स्थान पे क्या दिया है माइनस 24 माइनस 54, अब गुणे के स्थान पे भागा 54 भागे 18, और प्लस के स्थान पे गुणा गुणे 28, और गुणे के स्थान पे भागा भागे 14। तो बॉड मोस्ट रूल क्या कहता है, सबसे पहले भाग को ही सॉल्व करते हैं। तो 18 क्या है 54, यहाँ भी भागा 14 दूना 28, तो ये 13 प्लस में एक गुणा है ना, तो 17 गुणे 24 क्या हो जाएगा हमारा, ये 408 आएगा, माइनस 3 गुणे 2, ठीक। अब 13 प्लस 408 माइनस का 6, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 7 से 13 में से 6 गया 7, और 8 में 7 जुड़ेगा 415, जो कि हमारा ए आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 330 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2 पाई r इंटू r प्लस h। तो ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ होता है, बराबर कितना दिया है 330 दिया है, ठीक। अब 2 पाई का मान क्या होता है 22/7, और r क्या दिया हुआ है, ये हमारा व्यास दिया हुआ है, तो r क्या हो जाएगा, ये d दिया हुआ है तो r d/2 होता है, तो ये हमारा r 5 हो जाएगा। तो 5 प्लस 5 प्लस h बराबर 330। अब 5 प्लस h बराबर हो जाएगा 330 गुणे में 7 बटे में 2 गुणे 5 गुणे 22, तो 5 दूनी 10, 10 ये 0 कट जाएगा, और 11 त्याँ 33, 11 दूना 22, ये आएगा 7 21 बटे 2, तो 21 बटे 2 बराबर 10.5, तो 5 प्लस h बराबर 10.5, तो h बराबर जब 5 इधर जाएगा कटेगा तो 5.5 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ए आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित बिल पर 32% की एकल छूट देने के बाद के विक्रय मूल्य और 20% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूट देने के बाद विक्रय मूल्य का अंतर 25 है, ठीक। बिल की वास्तविक राशि ज्ञात कीजिए, ठीक। और जैसे मान लेते हैं छूट देने के पहले क्या, मान लेते छूट देने के पहले हमारा
बिल कितना था, 100 रुपये था। अब अगर हम इस पर 32% की छूट देंगे तो 32% मतलब 68% में हम इसको बेचेंगे, तो 68% हमारा इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, मतलब जो कि 68 ही आएगा। ठीक, तो ये फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हमारा विक्रय मूल्य आ गया। और दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, दूसरी कंडीशन ये कह रही है कि 20% के प्रत्येक 2 कर्मिक छूट देने पर, 20% के 2 कर्मिक छूट देने मतलब 20% बराबर होता है हमारा 20/100, जब परसेंटेज हटाएंगे तो 1/5, तो मतलब 5 पे 1 का छूट दे रहा है, तो 5 पे 1 का छूट दे रहा है, और ये 2 कर्मिक छूट है, तो मतलब 25 अगर उसका मार्क प्राइस है और उसने वो विक्रय मूल्य उसका क्या है 16, तो मतलब छूट कितने का दिया, 9 का दिया, कितने पे 25 का, तो परसेंटेज इसका निकाल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 25 का 100, ये 36% आ जाएगा। ठीक, तो अब ये कितना था, ये 32% था, तो ये 36%, तो मतलब कि अगर ये 4% का अंतर है ना, तो 4% का जो अंतर है, लेकिन एक्चुअल का कह रहा है मूल का अंतर कितना 25 रुपये का है, 4% बराबर 25 है, ये हमारी ये कंडीशन बोल रही है। तो 100% क्या हो जाएगा, इधर भागे 4 गुणे 100, तो 25 625, जो कि हमारा बी आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। ठीक, यदि उनमें 40% पुरुष 35% महिलाएं हैं, टोटल को क्या मान लेते हैं 100% को मतलब 100 मान लेते हैं। तो अगर टोटल 100 है तो पुरुष मेल कितना हो जाएगा, पुरुष कितना है, पुरुष 40% मतलब 40 है। ठीक, और वोमेन कितना है, महिलाएं 35, क्योंकि 35 पर 100 का 35% 35 होता है, और शेष बच्चे हैं, मतलब शेष बच्चे हैं मतलब कि 40 30 70 5 75, मतलब जो 25 बचे हुए हैं वो हमारे चिल्ड्रन है, बच्चे हैं। तो अब आगे क्या कह रहा है, और उनके औसत वजन के अनुसार, उनके औसत वजन दिया है 70, इनके 60 और इसके 30। तो अब हम इसके टोटल वेट क्या करें, पुरुष का टोटल वेट कितना हो जाएगा 728, 2100, 750। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा पुरुष, महिला, बच्चे तीनों का मिला के वेट निकल आएगा, तीनों का मिला के कितना वजन हो जाएगा फिर हमारा 5650। ठीक, ये हमारा तीनों का मिला के वजन है, तो हमें तीनों को मिला के औसत वजन निकालना है। तो टोटल वजन बटे में टोटल संख्या कितनी है 100 है, तो हमारा आ जाएगा 56.5, क्योंकि दिया किसमें केजी में, तो हमारा ये केजी में आएगा, क्योंकि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 40:35 समानुपाते 35:x, ठीक, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम ऐसे संख्याओं क्या करते हैं, अंदर का गुणा अंदर से और बाहर का गुणा बाहर से। तो 40 गुणे में x बराबर 35 गुणे 35, ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा 35 गुणे में 35 बटे में 40, तो 5 सते 35, 5 8 40, ये हो जाएगा 7 25 35, 7 21, 3 24, 245 बटे 8, जो कि हमारा डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है और बेईमानी से उस बाट का उपयोग करता है जो वास्तविक बाट से 30% कम है, उसका कुल लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो अब हम ये मान लेते हैं जो दुकानदार है उसका जो बाट यूज करता है वो 1000 ग्राम का है। ठीक, हमने क्या माना, उसका 1000 ग्राम का बाट है और 1000 रुपये में बेचता है, ये भी मान लेते। अगर इसने 25% इस पे लाभ पे भेजा तो 25% क्या हो जाएगा, 25 इसका 25% क्या होगा 1250 होगा। ठीक, और बेईमानी से उस बाट का उपयोग करता है जो वास्तविक से 30% कम है, मतलब वास्तविक उसने 1000 है लेकिन वो एक्चुअल में क्या कर रहा है 30% कम वाला यूज कर रहा है, तो 30% का मतलब 700 हो जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात किया। कुल लाभ क्या, उसने क्या है, उसका क्रय मूल्य कितना था 700 और उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 1250, मतलब वो इतने का प्रॉफिट लेगा, मतलब कितना
550 रुपये का प्रॉफिट ले रहा है, वो भी किस पे ले रहा है, 700 पे ले रहा है। तो 700 का परसेंटेज में निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 7 8 56 7 7 49 78.57%, जो कि हमारा बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हम आपको यहाँ बता देते हैं कि प्रीवियस ईयर में मैथ के साथ साथ में रीजनिंग के भी जो क्वेश्चन है उनका भी प्रैक्टिस शुरू कर दिया गया है, तो आप मैथ के साथ साथ में रीजनिंग की क्लास को भी देखना ना भूलें। ओके, चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं का योग 32 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है। क्या करें, दो संख्याओं का योग 32 है, मतलब x + y बराबर इसने 32 दिया है, ठीक। अब एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, मतलब अगर x बराबर y + 18 दे रहा है तो मतलब x - y बराबर 18 हो जाएगा। तो अब इन दोनों समीकरण हम निकालेंगे तो यहाँ x + y बराबर 32 है, तो ये y से y कट जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा 50, x बराबर आ जाएगा 50/2 बराबर 25, ठीक। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें दिया गया है 8 स्क्वायर गुणे में 3 का क्यूब बटे में √64 गुणे में √81। तो इसको साल बोलेंगे तो 8 × 64 हो जाएगा, और गुणे 3 × 9 = 27 हो जाएगा, और 64 का रूट 8 होता है और 81 का 9 होता है, तो 9 × 3 = 27, 8 × 8 = 64, तो 8 × 3 = 24 आ जाएगा, जो कि हमारा ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजू और रमन एक काम को क्रमशः 12 दिन और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। राजू जो है और रमन दो लोग हैं, तो राजू क्या है 12 दिन में करता है और रमन 16 दिन में, तो दोनों का एलसीएम हम लेंगे तो दोनों का एलसीएम 48 आ जाएगा। तो अब इनकी कार्य क्षमता क्या, इसकी 4 है और इसकी 3 है, तो राजू की कार्य क्षमता 4 और रमन की 3 है। यदि वे राजू से आरंभ करके वैकल्पिक एक दिन छोड़कर दिनों में कार्य करते हैं, एक दिन छोड़कर, मतलब अगर पहले राजू करेगा उसके बाद रमन करेगा, तो ठीक, एक पहले दिन राजू किया 4, फिर अगले दिन आके रमन किया, तो मतलब 2 दिन में कितना 7 काम हो रहा है। तो ऐसी संख्या से यहाँ गुणा करें जो 48 से नियर अबाउट पहुंच जाए या 48 हो जाए, तो हम क्या करेंगे 7 × 6 = 42, 6 का गुणा करेंगे और गुणे यहाँ 6, तो ये 12 दिन में 42 काम होता है। अब बचा क्या, अभी 6 काम बचा, तो अगला कौन आएगा, राजू आएगा, तो राजू आएगा वो 4 काम करेगा एक दिन में, ठीक, तो +1 हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ 13 दिन में कितना 46 काम। अब बचा क्या, बचा 2 काम आएगा, कार्य क्षमता रमन करेगा उसकी कार्य क्षमता 3 है, तो अब ये इतने दिनों में काम करता है, मतलब 13 पहले था प्लस 2/3, तो 13 से ही 2/3 हमारा कार्य पूरा होने का दिन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर/आवर से कम कर दी जाए तो कार 250 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगी, ठीक। तो 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे में समय, तो दूरी कितना है ना 275 किलोमीटर, ठीक, और समय कितना 5 घंटे, तो ये आ जाएगा 55 किलोमीटर/आवर आ जाएगा, ठीक। अब क्या कह रहा है, इसकी चाल 5 किलोमीटर/आवर से कम कर दी जाए, तो 55 था तो उसने क्या कर दिया, 55 में 5 कम कर दिया, मतलब 50 किलोमीटर/आवर कर दिया, ठीक। अब 50 की स्पीड से वो 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना है 250 और चाल कितना है 50, तो 55, तो 5 आवर आ जाएगा, 5 घंटे, तो वो कितना देगा 5 घंटे, जो कि ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण 6p² - 5p - 6 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो अब मूल ज्ञात करने के लिए इसका विखंडन करेंगे, तो ये क्या 6 × 36 होता है, तो 6p² - 9 × 4 = 36 होगा, 9p +
4p माइनस का 6 बराबर 0। तो इसमें 3p कॉमन लेंगे तो 2p माइनस का 3 आएगा, प्लस यहाँ भी 2 कॉमन लेंगे 2p माइनस का 3 आएगा बराबर 0। ठीक, अब 3p प्लस 2 एक ब्रैकेट में और 2p माइनस का 3 एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब इसको जब बराबर करेंगे तो p बराबर 1 आ जाएगा माइनस 2/3 और दूसरा आ जाएगा p बराबर 3/2, जो कि हमारा बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 160 अंश है, ठीक, तो उस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी बताया है, अंतःकोण 160 दिया है, तो हमारा क्या होता है, भुजाओं की संख्या n बराबर 360 बटे बाह्य कोण। तो बाह्य कोण प्लस अंतःकोण बराबर 180 होता है। अब अंतःकोण दिया है 160, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, बाह्य कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस 160 बराबर में 20। अब 360 बटे में 20 से काटेंगे 18, तो भुजाओं की संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 18। यहाँ एक दो फार्मूले आप लोग को और याद रखना चाहिए, मैं बता देता हूँ। जैसे अंतःकोणों का योग पूछ लेता है, तो अंतःकोणों का योग क्या हो जाएगा, अंतःकोणों का योग बराबर n माइनस 2 इंटू 180। ठीक, और एक फार्मूला यहाँ और पूछता है कि विकर्णों की संख्या क्या होगी। किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या, तो विकर्ण की संख्या क्या होता है, विकर्ण की संख्या n इंटू n माइनस 3 अपान में 2। तो ये दोनों फार्मूला याद रखिएगा, आगे काम देगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं और उसकी लंबाई में 4 के सर्वांतर के साथ समांतर श्रेणी में है, यदि ऊंचाई उस श्रेणी का सबसे बड़ा पद है। ठीक, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 वर्ग इकाई है, तो सबसे बड़ी समांतर भुजाएं और लंबाई और छोटी समांतर भुजाएं की लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ कह क्या रहा है, समलंब चतुर्भुज हम बना लेंगे पहले। अब जैसे एक भुजा इसका x है, तो अगली भुजा x प्लस 4 होगी, और सबसे बड़ी क्या उसने बोला, इसकी लंब जो है वो सबसे, जैसे ये लंब इसकी जो है सबसे बड़ी होगी, तो वो x प्लस 8 होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि अब क्या बोल रहा है कि समांतर भुजाएं उसकी ऊंचाई के 4 के सर्वांतर के साथ समांतर श्रेणी, मतलब अगर समांतर श्रेणी है और 4 का समांतर है तो क्या a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसे श्रेणी चलती जाती है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया 160, तो हमारा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई या दोनों भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक, 1/2 समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, x प्लस 4 2x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 8। जब इसको सॉल्व, और बराबर में क्या दिया हुआ है 160, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करने में एक x बराबर 8 आएगा और एक दूसरा आएगा x बराबर माइनस का 18। तो भुजाएं माइनस में हो नहीं सकती, तो ये हम लेंगे, तो x बराबर मेरा 8 आ जाएगा। तो अब क्या कह रहा है, छोटी भुजा x है और बड़ी भुजा x प्लस 4 है, तो दोनों का अनुपात निकालना है। तो x प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8 प्लस 4 12 बटे 8, तो बराबर में क्या आ जाएगा 3/2, 3:2 रेशियो में रहेगा, जो कि सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरल कीजिए 6x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस x³ प्लस 2x माइनस 3
तो अब इसका गुणा कर देंगे 6x³ माइनस 6 दूनी 12x² प्लस 18x माइनस x³ माइनस हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3। ठीक, तो 6x³ में से माइनस x³ घटेगा तो 5x³ माइनस 12x² में से 12x² एक है, माइनस का 12x² और प्लस का 18x और माइनस का 2x, तो प्लस 16x प्लस का 3, जो कि हमारा समीकरण आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस समीकरण का मान निकालना है तो हम इसमें यहाँ गुणा कर लेंगे पहले। 325 गुणे 5 तो 25, 5 दूनी 10 12, 5 15, 1625 आएगा प्लस 31 गुणे 21, 651 माइनस 22 गुणे 11, इसको जोड़ेंगे तो 6 5 2 7, 2276 माइनस में 11 दूना 22, 11 दूना 22 तो 24, 2276 माइनस 242, 4 3 0 2, 2034, जो कि हमारा बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहित का वेतन 1500 रुपये मोहित का वेतन 15,000 प्रति माह है। ठीक, वह घर के किराए में 5,000 और बिलों पर 2,000 खर्च करता है। तो 5 2 7,000 उसने खर्च किया और शेष राशि उसकी मासिक बचत है। मतलब कि 15,000 में से उसने 7,000 रुपया खर्च किया, तो बचत कितनी हो गई? 8,000। ठीक, यदि वह अपने जन्मदिन वाले महीने में अपनी पूरी मासिक बचत जन्मदिन समारोह में खर्च कर देता है, तो एक वर्ष में उसके द्वारा की गई बचत ज्ञात कीजिए। तो उसने क्या किया, अपने जन्मदिन वाले महीने में 8,000 रुपया खर्च कर दिया, पूरा का पूरा उड़ा दिया। अब बचे हुए 11 महीने का उसने बचत किया, 11 महीने का कितना? 8,000। तो कितना हो जाएगा? 88। तो 88,000 रुपये उसकी टोटल बचत आएगी, जो कि ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से प्रत्येक 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोलाकार ठोस कंचे बनाए जा सकते हैं? तो आयतन तो बराबर रहेगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, आयतन को भाग कर देंगे एक दूसरे को। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब बटे में 4/3 पाई छोटे वाले को त्रिज्या क्यूब। तो ये हमारी संख्या हो जाएगी। तो कितना? तो 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। आर क्यूब क्या? 6 का क्यूब बटे में 0.3 का क्यूब। अब इसको करेंगे 6 गुणे 6 लिख सकते हैं, और यहाँ बटे 3 गुणे 3 तो ये अगर यहाँ दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 गुणे 10 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 1। तो संख्या कितनी आ जाएगी? 80,000 आ जाएगी, जो कि हमारा तो संख्या कितनी? 8,000 आ जाएगी, जो कि हमारा सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 से 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित एक राशि पर 2 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन 8,250 है। प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक, तो 12 से 1/2 है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 12 से 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? दशमलव। 12 2 1 25/2। अब दशमलव हटाएंगे तो 100 से भाग हो जाएगा, तो 25 चौका 100, तो एक इसको 1/8 लिख सकते हैं। तो अब क्या कह रहा है? तो अगर मूलधन जो था अगर 8 रहता तो उसको 1 साल का कितना? 1 रुपया मिलता, लेकिन वो क्या कह रहा है? 2 साल का। तो 2 साल का उसको 8 रुपये पे 2 रुपया मिलता। ठीक, तो उसका मिश्र धन 8 + 2 बराबर 10 हो जाता, लेकिन 10 ना होके 8,250 है। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 825। तो साधारण ब्याज ज्ञात करना हो भी 2 साल का। तो ये 2 साल का साधारण ब्याज कितना निकाला था हमने? 2। तो 2 बराबर 2 गुणे 825, हमारा आ जाएगा 1650।
जो कि हमारा ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माध्यिका वर्ग याद कीजिए। तो ये एक बारंबारता सारणी दी हुई है, तो हम इसमें माध्यिका वर्ग निकालने से पहले हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? अब जैसे इस वाले वर्ग अंतराल का संचयी बारंबारता 12 हो जाएगी। अब इसका क्या होगा, इसके पहले वाले वर्ग का बारंबारता जुड़ जाएगी, तो इसका संचयी बारंबारता 15 + 12 27 हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, 27 + 13 40 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, 40 + 10 50 हो जाएगा। तो हमारा ये इस श्रेणी का संचयी बारंबारता आ गई। ठीक, कुल संख्या कितनी है, 50 है, तो इसका मध्य वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये 25 से जो बड़ी वाली संख्या होगी वही हमारे माध्यिका वर्ग हो जाएगा। तो 25 से बड़ी कौन सी है, 27 है। तो हमारे माध्यिका वर्ग 27 हो जाएगा। तो माध्यिका वर्ग 27 मतलब 50 और 100 के बीच वर्ग अंतराल में आ जाएगा 50-100, जो कि बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 108 और 144 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो 108 और 144 का महत्तम समावर्तक निकालना है। तो महत्तम समावर्तक क्या होता है, हाईएस्ट फैक्टर होता है। तो हाईएस्ट फैक्टर कैसे निकालेंगे हम, देखो इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे दोनों का। तो 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 2 से यहाँ, तो ये हो जाएगा 54, फिर 2 से करेंगे 27, फिर यहाँ 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 9 3, तो 3 से करेंगे 1, यहाँ 2 से करेंगे 72, फिर 2 से करेंगे 36, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। अब एचसीएफ में कौन सी संख्या लेते हैं, जो दोनों में कॉमन हो। तो मतलब यहाँ 2 बार है, यहाँ भी इसमें से 2 बार ले लेंगे। ठीक, और यहाँ 3 जो है 3 बार है, लेकिन इसमें 2 ही बार है। तो जो मिनिमम संख्या वही लेंगे, तो 3 बार ही लेंगे, 2 बार लेंगे, सॉरी 3 × 3, तो हमारी क्या आ जाएगी, 2 2 4 3 12 3 36। तो हमारा एचसीएफ 36 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरल कीजिए। 1/3 की पावर -3 प्लस 1/5 की पावर -4 प्लस 1/15 की पावर -2। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर a की पावर -1 2 कुछ भी a की पावर कुछ भी दिया है माइनस में, तो हम उसको लिख सकते हैं 1/a लिख सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे 1/3 की पावर -3 दिया है, तो इसको 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ इसको 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, प्लस इसको 15 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 4 × 3 = 9 × 27 प्लस 5 × 2 = 25 125 625 प्लस 15 15 225, और इसको जोड़ लेंगे तो हमारा आएगा 877, जो कि हमारा बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ दिया है जिसमें 3 शाखाएं हैं, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दिए गए 4 वर्षों के लिए डेयरी उत्पाद कंपनी की किन शाखाओं का औसत न्यूनतम था। तो मतलब हम तीनों का अलग अलग x y z का अलग अलग निकाल के, और जो न्यूनतम है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो तीनों का हम औसत वैल्यू निकाल देंगे। तो x का क्या हो जाएगा, x हमारा ये x है, और ये y है, और ये z है। तो x बराबर हो जाएगा 50 + 45 + 55 + 50 बराबर आ जाएगा 200 और /4 बराबर 50। अब y का औसत क्या आ जाएगा, y का औसत है 35 + 45 + 45 + 55 हो जाएगा 180 / 4 हो जाएगा 45। ठीक, और z का औसत क्या आ जाएगा, 45 + 40 + 40 + 60, तो 185 / 4 बराबर 46.5। तो ज्ञात क्या करना है, औसत उत्पादन न्यूनतम था। तो किसका औसत उत्पादन न्यूनतम है, y का ही तो है, तो हमारा शाखा y का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी एक पाई चार्ट दिया हुआ है। तो इसमें क्या कह रहा है, दिए गए सभी वर्षों के लिए राज्य बी की औसत जनसंख्या लगभग कितनी है। बी की औसत जनसंख्या निकालना है। ए है और ये बी है। तो बी की औसत क्या 38 प्लस में 52
प्लस में 58 प्लस में 60 प्लस में 68 प्लस में 72 अब बटे में कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 बटे में 6। अब इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 348 बटे में 6 तो 6 पंचे 30 6 अठे 48 जो कि हमारा 58 लाख आंसर औसत आ जाएगा जो कि डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आज की सीरीज में इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेट के साथ में। इस क्लास की पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।